9 दिसंबर 2024। संतोष देशमुख अपनी टाटा इंडिगो गाड़ी में वेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट के एक पेट्रोल पंप पर। ये जगह 30 किलोमीटर दूर है मसाजोग गांव से, जहां संतोष एक सरपंच है। दोपहर के 3 बजे उनके मामा का बेटा शिवराज उधर आता है। फिर दोनों एक साथ गाड़ी में गांव की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो गांव की तरफ एक टोल गेट क्रॉस करते हैं, अचानक से उनके सामने एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है। लाइसेंस प्लेट नंबर है MH44Z9333। उस गाड़ी से 6 आदमी बाहर आते हैं। वो संतोष की गाड़ी का शीशा तोड़ते एक पत्थर से देखने के लिए कि अंदर है कौन। फिर एक आदमी दरवाजा खोलता है, सरपंच को बाहर निकालता है और एक डंडे से पीटने लग जाता है। फिर ये 6 लोग सरपंच को घसीटकर स्कॉर्पियो गाड़ी में डालते हैं और रवाना होते हैं। शाम के 6:30 बजे अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर सरपंच की लाश रोड किनारे मिलती है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं महाराष्ट्र के एक गांव के सरपंच लीडर के मर्डर केस के ऊपर एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हमारे देश में कई मर्डर्स होते हैं, इस पर एक वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये केस एक बहुत रंगीन उदाहरण है हमारे देश की सारी दिक्कतों के बारे में, कि कैसे हमारे देश में गुंडों को खुली छूट मिली हुई है, कैसे ये गुंडे पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं और कैसे इन पॉलिटिशियंस और गुंडों के तालमेल की वजह से काम और बिजनेस नहीं हो पाता। पीयूष गोयल ने हाल ही में अभी बोला था कि चाइनीज कंपनीज देखो क्या क्या इनोवेशन कर रही है। वर्क ऑन डेवलपिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है, लोगों की बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स। इंडियन कंपनीज क्या कर रही है? भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? इंडियन कंपनीज बाहुबलियों के साथ लड़ रही है और संतोष देशमुख का भी मर्डर एक बाहुबली ने ही करा, वाल्मीकि कराड। तो कौन है भला ये वाल्मीकि जी, और इस वाल्मीकि की वजह से क्यों महाराष्ट्र के एक बड़े मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, और क्यों अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो ये बाहुबलियों का राज खत्म होना होगा। इसी सारी चीजों को जांचने के लिए मैंने 900 पेज की चार्जशीट पढ़ी संतोष देशमुख के मर्डर के बारे में। तो जानते हैं गुंडा राज के बारे में महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बस एक वीकेंड के लिए अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको 2 दिन का फ्री एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम रेकमेंड करना चाहता हूँ, आउटस्किल का। ये एक एआई फोकस एजुकेशन प्रोग्राम है जहाँ टॉप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स शामिल है। नॉर्मली इस प्रोग्राम की कॉस्ट करीब 5,000 रुपये होती है, पर मेरी ऑडियंस के लिए फ्री है। ये ट्रेनिंग इस वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे होगी, सुबह के 11 बजे से शाम के 7 बजे, यानी कि लगातार 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आप सीखोगे कि कैसे आप 20 से ज्यादा एआई टूल्स यूज कर सकते हो अपने कई तरीके के काम को ऑटोमेट करने के लिए। डेटा एनालिसिस करना हो बिना कोडिंग के, एक्सेल और प्रेजेंटेशंस में एआई आप कैसे यूज कर सकते हो और नो कोड टूल्स कैसे यूज होते हैं, एआई एजेंट्स कैसे डेवलप कर सकते हो और आप अपनी प्रोडक्टिविटी में कई गुना बूस्ट कैसे ला सकते हो। सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस ओनर हो, कई लोगों के लिए ये ट्रेनिंग रेलेवेंट है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली है 40 से ज्यादा देशों में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना स्लॉट बुक कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना जहाँ आपको अपडेट्स मिलेंगे। और याद रहे कि फ्राइडे शाम के 7 बजे इंट्रोडक्टरी कॉल है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। अब आते हैं वीडियो पर वापस। बीड डिस्ट्रिक्ट के काइश तालुका में एक छोटा सा गांव है मसाजोग। इस गांव में मुंबई की एक कंपनी अवादा एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। इस प्रोजेक्ट में वो गांव में कई विंड टर्बाइंस लगाएंगी। एक टर्बाइन के लिए करीब 7 एकड़ की जमीन चाहिए होती है और 28 करोड़ रुपए लगते हैं। अवादा एनर्जी ने दावा किया है कि वो बीड डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट के जरिए 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। सारे विंड टर्बाइंस मिलकर 40 मेगावाट की पावर जनरेट करेंगी, जिससे मानो वानखेड़े स्टेडियम में 10 आईपीएल मैचेस को पावर मिल सकती है। अवादा एनर्जी ने बीड डिस्ट्रिक्ट को चुना क्योंकि उधर विंड पोटेंशियल अच्छी है और क्योंकि जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं जहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स लगते हैं जैसे सतारा और सांगली, उधर अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जमीन की जरूरत है, इसलिए अवादा एनर्जी ने मसाजोग गांव में जो किसान है उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया 2023 से ही उनकी जमीन अक्वायर करने के लिए।
कई गांव वाले एक्चुअली बहुत खुश हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब 150 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। पर मई 2024 में इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रोजेक्ट के कई सीनियर एम्प्लॉयज को कॉल्स आने लगे लोकल बाहुबली और गुंडों से, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए की वसूली मांग रहे हैं। वो धमकी देते हैं कंपनी को कि या तो हमें 2 करोड़ रुपए दो या फिर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। कौन सा बाहुबली ये धमकी दे रहा है? वाल्मीकि कराड। वाल्मीकि कराड एक लोकल बाहुबली है बीड डिस्ट्रिक्ट के पार्ली इलाके का। वाल्मीकि एक साधारण किसानों के परिवार में पला बढ़ा है, पर उसकी लॉटरी लगी जब वो राइट हैंड मैन बन गया धनंजय मुंडे का, जो एक दिग्गज लीडर है अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। अब वाल्मीकि की कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है पार्टी में, पर वो धनंजय मुंडे के सारे मैटर्स को हैंडल करता है बीड डिस्ट्रिक्ट में। और इसी चीज को वाल्मीकि ने यूज किया डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर बढ़ाने के लिए और वसूली का रैकेट स्टार्ट करने में। उसने मानो एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है जहां कई गैंग्स उसके कंट्रोल के अंदर आती हैं और वो कई कंपनी से वसूली का पैसा हड़पता है। अगर कोई कंपनी या फिर आदमी उसकी नहीं सुनता तो या तो पुलिस के जरिए वो उन पर फेक केसेस डाल देता या फिर उनके पूरे बिजनेस को ही बंद करवा देता। वाल्मीकि के खिलाफ करीब 15 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं। अटेम्प्टेड मर्डर, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फॉर्जरी, राइटिंग, अनलॉफुल असेंबली और कई और। इनफैक्ट पिछले साल लोकसभा इलेक्शंस के बाद भी उस पर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ था। अब वसूली के चलते उसके पास पैसों की कमी नहीं है। हाई एंड गाड़ियां हो या फिर जमीन, पूरी ऐश की जिंदगी जीता है वो। इनफैक्ट एक बीजेपी के एमएलए ने दावा किया कि वाल्मीकि के पास पुणे में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। अब वाल्मीकि ने इतना पैसा कैसे कमाया? वसूली से। और यही वसूली वाल्मीकि कर रहा था जब उसने अवादा एनर्जी को कॉल किया और बोला कि मुझे 2 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। 28 मई 2024 को तो सुबह के 11 बजे अवादा एनर्जी के कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को वाल्मीकि के आदमी ने किडनैप कर लिया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंप्लेंट जरूर दर्ज करी, पर सिचुएशन बद से बदतर हो गई। कुछ महीने बाद 28 अगस्त को शाम के 5 बजे प्रोजेक्ट मैनेजर को वाल्मीकि का कॉल आया। मुझको पता है उधर सब तेरा काम चालू है, तो एक तो मुझे इधर आके परली में मिल या फिर सब काम बंद कर तेरा। तो जो कंपनी के लैंड एक्विजिशन मैनेजर है वो वाल्मीकि को फोन पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। 15 दिन बाद वाल्मीकि का एक और कॉल आता है और वो वापस दोहराता है कि तुम मुझे मिलने आओ मेरे ऑफिस में। 8 अक्टूबर को शिवाजी, कंपनी का लैंड एक्विजिशन मैनेजर, फाइनली वाल्मीकि से मिलने जाता है। क्या रे, मेरी डिमांड बताए कि नहीं अपने सीनियर लोग को? अगर तुझे इधर काम चालू रखना है तो मुझे 2 करोड़ रुपए अभी के अभी देना पड़ेगा, नहीं तो सब काम बंद करना पड़ेगा बीड में। तेरे से नहीं हो रहा है तो मेरे को दे सीनियर का नंबर तेरे। पर अभी धमकियां रुकी नहीं है। 29 नवंबर को वाल्मीकि का एक गुंडा वापस कंपनी को कॉल करता है और बोलता है कि अन्ना तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर उस दिन दोपहर के 1 बजे वाल्मीकि का एक आदमी सुदर्शन अवादा एनर्जी की साइट पर ही पहुंच जाता है। सुदर्शन एक 26 साल का लोकल गुंडा है वाल्मीकि की टीम में, और इलाके में सभी लोग जानते हैं कि सुदर्शन बेसिकली वाल्मीकि का गंदा काम करता है। तूने अन्ना से बात करी क्या? अरे काय को फालतू में तकलीफ बढ़ा रहा है। मैं इधर सिर्फ एक ही चीज के लिए आया हूँ। अन्ना ने बोला ये सब काम भी रोकने को, ठीक है? पिछली बार जब मैं तुम लोगों का काम रोका था, तुम लोगों ने मेरा कंप्लेंट किया था ना। अभी ये सब मालूम पड़ा अन्ना को। अरे उनका दिमाग सनक गया है। अभी मेरे को पता है तुम लोग का 4-5 जगह और काम चालू है। अरे सगड़े माहिती मला। अभी मैं सीधा अन्ना के पास जाएगा। अन्ना के पास तुम्हारे मिनटों का हिसाब है। अभी तुम ये देखो कि तुम्हारे को अन्ना के डिमांड का क्या करने का है। शिवाजी जो कंपनी के लैंड एक्विजिशन मैनेजर है, उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को एक स्टेटमेंट भी दी कि सुदर्शन ने मुझे बोला था कि मैं वाल्मीकि से मिलने जाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कंपनी का काम बंद हो जाता और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में धमकी भी दी जाती। सुदर्शन फिर धमकी देता है कि आज तुझे वाल्मीकि से मिलना ही होगा। इसलिए डर के मारे दोपहर के 2 बजे शिवाजी वाल्मीकि से मिलने जाता है और इधर वाल्मीकि उससे पूछता है, मैंने जो तेरे को बताया था उसका क्या हुआ? शिवाजी कहता है कि जो भी वाल्मीकि ने उससे बोला उसने अपने सीनियर्स को बता दिया है
और वो उनको वापस याद दिलाएगा। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद धमकियाँ नहीं रुकती, पर कंपनी ने 2 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। फिर 6 दिसंबर को शिवाजी को एक कॉल आता है। लाइन पर है सुदर्शन, जो पूछता है कि क्या शिवाजी ऑफिस में है। फिर कुछ घंटे बाद एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी MH44Z9333 कंपनी के गेट के बाहर पहुंचती है। गाड़ी के अंदर है सुदर्शन और उसके 3 आदमी। उनमें से एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड को कंपनी का गेट खोलने के लिए बोलता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आप मुझे बात करवा दो एक कंपनी के ऑफिसर से और मैं आपके लिए गेट खोल दूंगा। सुदर्शन फिर गार्ड को धमकी देता है और कहता है, मैं सुदर्शन गोरे हूँ, तेरी औकात है क्या मेरे को रोकने की? तेरी माँ की। सुदर्शन और उसके आदमी फिर गाड़ी से निकलते हैं और गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करता है, सुदर्शन का एक आदमी एक लाठी लेकर उसको पीटने लग जाता है। जब दूसरे गार्ड्स मदद करने की कोशिश करते हैं तो वो गुंडे उन दोनों को भी पीट देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम हमारे मामले के अंदर घुसे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस लड़ाई को सुनकर शिवाजी गेट तक पहुंचता है। सुदर्शन उसको खूब गालियां देता है और बोलता है, या तो तू मेरे को 2 खोखा दे, नहीं तो बंद कर ये तेरा सब कंपनी विंपनी। इसी टाइम कंपनी का एक ऑफिशियल मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को कॉल करता है कि कंपनी में हो क्या रहा है। संतोष पाटिलराव देशमुख बीड डिस्ट्रिक्ट के मस्साजोग गांव के एक सरपंच थे। शादीशुदा आदमी 2 बच्चों के साथ वो गांव की राजनीति में 2013 से ही इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट उनके परिवार की इन्वॉल्वमेंट गांव में कई समय से है। उनकी बीवी भी 2017 में सरपंच बनी और 5 साल बाद वो खुद सरपंच बने। 2017 से 24 के बीच उनके गांव को 19 अवार्ड्स भी मिले डेवलपमेंट की वजह से। जैसे उनको मराठवाड़ में बेस्ट वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सिस्टम का अवार्ड मिला, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मराठवाड़ इलाके में बारिश कम होती है, जिसकी वजह से पानी मानो सोने की तरह है। शरद पवार जैसे दिग्गज पॉलिटिशियंस ने भी संतोष की तारीफ करी, ये बोलकर कि वो एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते बल्कि अपने समाज के लिए मेहनत करते हैं। इसी वजह से जब अवादा के सिक्योरिटी गार्ड ने सरपंच को कॉल किया कि इधर लफड़ा हो गया है, इमीडिएटली उधर सरपंच कुछ गांव वालों के साथ पहुंचता है और वो सुदर्शन को बोलता है कि कंपनी को बंद मत करो, लोगों को नौकरियां मिल रही है, नहीं तो उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा। सुदर्शन फिर उल्टा चिल्लाता है सरपंच पर, सरपंच तेरे को देख लेंगे हम लोग, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर सरपंच शिवाजी और अवादा के दूसरे लोगों को बोलता है कि तुम घबराओ मत, अगर कोई धमकी दे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी शाम सुदर्शन और उसके आदमी के खिलाफ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हाथापाई करने के लिए एक FIR दर्ज होती है। कुछ ही घंटे बाद वाल्मीकि के आदमी जैसे सुदर्शन को कस्टडी में लिया जाता है और उनको तुरंत बेल मिल जाती है। अब इसी समय वाल्मीकि के आदमी सरपंच को कॉल करते रहते हैं कि देख, ये मामला मेरा है, इस मामले में मत पड़, नहीं तो तेरी जान भी जा सकती है। सरपंच डरे हुए हैं और वो अपने भाई, बेटी और बीवी को भी इस डर के बारे में बताते हैं। उनकी बीवी कहती है, मेरा पति बहुत डरा हुआ है, इस डर की वजह से ही वो मस्साजोग से 2 घंटे दूर लातूर में रह रहा है। जब सुदर्शन को ये रियलाइज होता है कि अवादा एनर्जी 2 करोड़ की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रही और उनको अब सरपंच भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो वाल्मीकि के पास जाता है। वाल्मीकि उसे कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई कंपनी अपने को हफ्ता नहीं देगी। इसके आगे से जो कोई भी अपने बीच में आएगा उसका मर्डर पक्का। चल काम चालू कर। हाँ, ये विष्णु से बात कर, मेरे ये असिस्ट करेगा तेरे को। इसलिए अगले दिन सुदर्शन वाल्मीकि के कुछ आदमियों के साथ एक पास के होटल में मिलता है। वो उनको वाल्मीकि के दिए गए इंस्ट्रक्शंस बताता है और बोलता है, अगर वो सरपंच वापस अवाड़ा आए त्याला आपू तड़ा शिकू, हमसे भिड़ने का क्या नतीजा होता है सबको पता चलना चाहिए। अगले दिन 9 अक्टूबर को सरपंच और उसका मामा का लड़का टाटा इंडिगो गाड़ी में अपने गांव मस्साजोग जा रहे हैं। जैसे ही वो एक टोल गेट क्रॉस करते हैं, तुरंत उनके सामने एक ब्लैक स्कॉर्पियो उनका रास्ता रोक देती है। मामा के लड़के शिवराज को पता है
कि ये गाड़ी लोकल गुंडे सुदर्शन की है। वो गुंडे सरपंच को बाहर निकालते हैं और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर बीड डिस्ट्रिक्ट में कैच की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवराज इमीडिएटली डर जाता है और सरपंच की किडनैपिंग के केस में एफआईआर दर्ज करता है 7 आदमियों के खिलाफ। वो गंगा माउली शुगर मिल पहुंचते हैं एक सुनसान इलाके में जो मस्साजोग से 14 किलोमीटर दूर है। वो सरपंच को बाहर निकालते हैं और आयरन रॉड और गैस पाइप से पीटने लग जाते हैं। जहाँ एक आदमी सरपंच को लगातार पीटता है, दूसरा सरपंच का मुंह पकड़कर उसको मजबूरन बोलने के लिए बोलता है, सबका बाप सुदर्शन गुड़े। फिर वो सरपंच के चेहरे पर पेशाब करता है। उसके कपड़े निकालते हैं, बाल खींचते हैं और पीटते रहते हैं। उनके शरीर से खून निकलता है पर सरपंच की चीखें उन गुंडों को सुनाई नहीं देती। और ये जो सारी फोटोज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो चार्जशीट से ही ली गई है। ये पूरी मारपीट गुंडे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर वो पीटने के बाद उस सरपंच को उठाते हैं, स्कॉर्पियो में डालते हैं और शाम के 6:30 बजे उसको गांव से थोड़ा दूर फेंक देते हैं। अब जब शिवराज सरपंच के मामा के बेटे ने जब एफआईआर दर्ज करी थी उसके बाद से ही पुलिस सरपंच को ढूंढ रही है पर उनको वो मिलते नहीं है। पर सडनली उनको एक टिप मिलती है और कुछ ही मिनट बाद पुलिस इमीडिएटली उधर लोकेशन पहुंचती है और उनको सरपंच की बेहोश बॉडी मिलती है। कैच के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको तुरंत लेकर जाया जाता है पर डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पोस्टमार्टम में लिखा है कि उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ी थी, जिसका मतलब है कि कई समय हो गया उनके देहांत का। जो बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं वो क्लियरली ये दिखाते हैं कि उनका फिजिकल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम में लिखा जाता है कि कई जख्मों की वजह से हैमरेज और शॉक हुआ है जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले 2 21 साल के नौजवान जो वाल्मीकि के आदमी हैं वो अरेस्ट करे जाते हैं। उसी दिन पुलिस वो ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी भी हड़प लेती है जो उस पूरे कारनामे के लिए यूज करी गई थी। पर मेन जो एक्टर्स हैं वाल्मीकि और सुदर्शन, उनकी कोई खबर नहीं है। अब इसके दौरान वाल्मीकि के दूसरे आदमी अरेस्ट होते हैं जब पुलिस नासिक, औरंगाबाद और पुणे में कई रेड करती है। फाइनली 21 दिसंबर को वाल्मीकि पुणे में सरेंडर करता है। अब वाल्मीकि सबसे पहले बस वसूली के केस में ही अरेस्ट होता है पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सीक्रेट विटनेस पुलिस को बताता है कि इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड वाल्मीकि ही है। विटनेस कहता है कि अगर वसूली का पैसा नहीं दिया जाता तो वाल्मीकि पीटने के अलावा मार भी डालता लोगों को। दूसरा विटनेस पुलिस को कहता है कि वाल्मीकि इधर का बाहुबली है और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट उसका जंगल है। जो भी कंपनी इस डिस्ट्रिक्ट में काम करती है वो किसी ना किसी वाल्मीकि गैंग को वसूली का पैसा देती ही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके पुलिस फाइनली एक मर्डर का केस डालती है वाल्मीकि के खिलाफ और 1 महीने बाद सुदर्शन भी अरेस्ट कर लिया जाता है। संतोष देशमुख यांची हत्या केल्याची आरोपी सुदर्शन घुलेची पोलिसांसमोर कबुली। 17 फरवरी को मस्साजोग के गांव वाले धमकी देते हैं कि वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ। एक सरपंच का मर्डर फिर महाराष्ट्र में एक बड़ी हेडलाइन बन जाता है क्योंकि वाल्मीकि महाराष्ट्र के मिनिस्टर धनंजय मुंडे का एक खास आदमी है। ऑपोजिशन पार्टीज कहती कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है धनंजय मुंडे को रिजाइन करना होगा। फाइनली 4 मार्च को धनंजय मुंडे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब से थोड़ी देर पहले इसका ऐलान किया। फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वो एमएलए तो अभी भी हैं पर किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट में नहीं है। कालिदास सपेट जो एक फार्मर यूनियन के सीनियर लीडर है महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि धनंजय इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई बोलना ही नहीं चाहता। उसकी वसूली गैंग्स भीड़ में करीब 1 साल से काम कर रही है। पर एक चीज तय है कि सरपंच के मर्डर के बाद भीड़ की कास्ट पॉलिटिक्स सामने आ गई। वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे दोनों बंजारी कम्युनिटी से हैं, एक ओबीसी ग्रुप, जबकि सरपंच मराठा कम्युनिटी से जो पॉलिटिकली पावरफुल है और अपर कास्ट मानी जाती है। दोनों ही कम्युनिटीज कई सदियों से भीड़ में रह रही हैं, पर इस केस के चलते कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड दिखा है। यहाँ तक कि कई पुलिस ऑफिसर्स ने भी अपनी नेम प्लेट से सरनेम हटा दिए
ताकि लोग उन पर भरोसा कर सके। बीड के एक रेसिडेंट ने इंटरव्यू में दिखाया कि हमारा समाज पोलराइज हो गया है। जब मैंने एक दोस्त को एक चाय की दुकान पे बुलाया, उसने उधर आने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये दुकान दूसरे कम्युनिटी की लोग की है। अगर हम केस की बात करें तो वाल्मीकि कराड और उसके कई साथियों पर तीनों एफआईआर के चलते केसेस दर्ज किए गए, जिसमें से एक केस महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA का है, जो एक बहुत सीरियस और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसी वजह से वो अभी भी कस्टडी में है। केस की अगली हियरिंग होगी 24 अप्रैल को। सरपंच के परिवार ने रिक्वेस्ट करी है कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाए। सरपंच के भाई ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 से 7 महीने में ये केस निपट सकता है, इसलिए हम CID के जरिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की एप्लीकेशन की मांग कर रहे हैं। अभी ना एक नई टीवी सीरीज आई है खाकी, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर एक नए पुलिस स्टेशन में चार्ज लेता है। उसको बोला गया कि इलाके में ना एक बहुत खूंखार गुंडा है, चंदन महातो। उसकी जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करने की। चंदन महातो एक बड़ा गैंगस्टर है जो वसूली के कई बिजनेस चला रहा है। जैसे ही ऑफिसर पहले दिन चौकी पर आता है, उसके सबऑर्डिनेट एक मटन डिश पेश करते हैं। ऑफिसर बड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने कलीग्स को बोलता है, बहुत कमाल का सीन है, कितना रुपए किलो है मीट यहाँ? तो एक सबऑर्डिनेट जवाब देते हैं ऑफिसर का कि क्या पता बड़े बाबू, हमने कभी खरीदा ही नहीं तो हमें दाम कैसे पता होगा। भैया जी है ना, रोज 2 किलो मटन मछली मुर्गा भिजवा देते हैं। कौन भैया जी? चंदन महातो भैया जी। चंदन महातो जो इलाके का गैंगस्टर है, वही पुलिस को मटन खिला रहा है। और यही हमारे देश की कहानी है। जो न्याय के रखवाले हैं वही गुंडों का नमक खा रहे हैं। जो मैंने आपको पिछले 15-20 मिनट में कहानी सुनाई ना, वो बस एक सरपंच और गुंडे की नहीं है, बल्कि वो हमारी गवर्नमेंट की कहानी है। और जब आप ध्यान से देखोगे ना, ये सेम पैटर्न आपको देश के कई कोने में मिल जाएगा। चाहे आतिक अहमद की बात हो या फिर वाल्मीकि कराड की, ये लोग ना एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स हैं। जहाँ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कूद जाते हैं। पर ये अपॉर्चुनिटी मिल क्यों रही है उनको? क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर रही। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में मर्डर के कन्विक्शन के बावजूद मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल के अंदर से अपना एम्पायर चलाता था। उसके पास जेल के अंदर एक कमरा था जहाँ वो मीटिंग करता था और लोगों के झगड़े सुलझाता था। भला क्यों? क्योंकि लोग ना पुलिस पर भरोसा करते थे और ना कोर्ट्स पर। इससे वो बाहुबली के पास ही जाएंगे ना। और इसीलिए अतीक अहमद के सपोर्टर्स बोलते थे कि गुंडा जरूर है पर हमारा गुंडा है, कम से कम हमारी बात तो मान लेगा, हमारा काम तो कर लेगा। पुलिस और कोर्ट्स का क्या है? गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती क्या है? क्या वाल्मीकि कराड गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट की पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ मोनोपोली ऑन वायलेंस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो वाल्मीकि कराड गवर्नमेंट नहीं है, पर वो पैरेलल गवर्नमेंट जरूर चला रहे हैं, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए की वसूली मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र की कंपनी से, विच इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फेलियर। सिक्योरिटी गार्ड्स पीटे जाते हैं, कंपनीज को धमकियां दी जाती है और पंचायत लीडर को मारा जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिलिंद वैष्णव ने अपनी किताब में लिखा है कि जो बाहुबली होते हैं ना, ये आपको और मुझे जरूर क्रिमिनल्स लगेंगे, पर कई लोकल्स को वो क्रिमिनल्स नहीं लगते, क्योंकि वो लोकल्स का काम भी करवा रहे हैं और अपना ये सब काम करवाने के लिए दूसरे बिजनेस से वसूली भी हासिल कर रहे हैं। और अगर जब कोई आदमी उनके एम्पायर पर सवाल उठाता है तो उसको काट देते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का भाग है और वही पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट भी देते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत होती है मनी और मसल की, और ये बाहुबली नेता पार्टीज को दोनों दे सकते हैं। पॉलिटिशियंस इनको टॉलरेट नहीं करते, बल्कि उनको तो ऐसे लोगों की जरूरत है। और अगर हमें ये सिस्टम खत्म करना है तो बेसिकली हमारी सरकार को जुडिशरी और पुलिस में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ताकि लोग इन बाहुबलियों के पास ना जाए। और हमें ये चाहिए ताकि संतोष जैसे लोग जो बस अपने गांव वालों के लिए नौकरियां चाहते हैं, उनको अपनी जिंदगी की कुर्बानी ना देनी पड़े। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आउटस्किल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।